IBM 7 हौसला है। करीब 10 घंटे बीत चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को हिंदुस्तान की सरजमीं पर पैर रखे हुए। इन 10 घंटों में 4 से 5 बार दोनों राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत गर्मजोशी से शेक हैंड्स हुए, बहुत गर्मजोशी से गले मिले गए, बार बार पीठ थपथपाई गई। साफ इशारा था कि भारत अमेरिका अपनी दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। अब तक क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा। आज सुबह करीब 9:38 पर एयरफोर्स 1 राष्ट्रपति ओबामा को लेकर दिल्ली उतरता है। यहां पर प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करते हैं, गले मिलकर उनका स्वागत किया जाता है। दोनों नेता के चेहरे पर बहुत ही वार्म और कॉर्डियल, आप कह सकते हैं, संतोष नजर आ रहा था। 12:10 पर औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति ओबामा का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति भवन में होता है। 12:45 पर राष्ट्रपति ओबामा राजघाट पहुंचते हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए। वहीं राजघाट के प्रांगण में उन्होंने एक पौधा भी रोपा 12:55 पर, जिसको बोधि वृक्ष कहा जा रहा है। 1:10 पर हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच औपचारिक स्तर की बातचीत शुरू होती है हैदराबाद हाउस में। वहां करीब 4 घंटे तक बातचीत चलती है और इसी बीच दोनों साथ साथ करीब 2:15 बजे के बीच बातचीत करते हैं। 4:50 के आसपास साझा बयान, जॉइंट स्टेटमेंट देने के लिए दोनों बाहर निकलते हैं और करीब 7:30 बजे अब शाम को प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। यहां पर राष्ट्रपति ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल के लिए राजकीय भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर विशिष्ट अतिथि गणों को भी बुलाया गया है, जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको वहां पर बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज अपनी दोस्ती को एक नई मजबूती दे दी है। दोनों नेताओं ने आज भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु करार को लेकर सारी बाधाएं दूर करने की घोषणा की और इस डील पर मुहर लगा दी। मोदी और ओबामा के साझा बयान के बाद विदेश सचिव सुजाता सिंह ने मीडिया को बताया कि परमाणु करार पर 3 दौर की बातचीत के बाद अब सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए रक्षा समझौता भी कर लिया गया है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों पर और भी सहमतियां बनी है। क्या क्या डिटेल्स है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिश्ते में वही गर्मजोशी जो 4 महीने पहले अमेरिका में दिखी थी। एयरपोर्ट से लेकर हैदराबाद हाउस तक दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आई। हैदराबाद हाउस में चाय पर चर्चा भी हुई। महज 4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के बीच ये दूसरी शिखर वार्ता थी। इस सबसे बड़ी दोस्ती से बड़ी उम्मीदें भी लगी थी। उम्मीद थी कि सालों से अटका पड़ा परमाणु करार दोनों नेताओं की खास केमिस्ट्री और लीडरशिप की बदौलत हो सकेगा। इसके संकेत भी दोनों ही नेताओं ने दिए। बातचीत के बाद जब दोनों प्रेस से मुखातिब हुए तो साफ इशारा किया कि न्यूक्लियर डील पर बात आगे बढ़ी है। ओबामा ने कहा कि हम भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। परमाणु करार पर हम 2 कदम आगे बढ़े हैं। Today we achieved a breakthrough understanding on 2 issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation, and we're committed to moving towards full implementation. And this is an important step that shows how we can work together to elevate our relationship. तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में गतिरोध खत्म करने की ओर साफ संकेत दे दिया। In the course of the past 4 months, we have worked with a sense of purpose to move it forward. I am pleased that 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation. Consistent with our law, our international legal obligations, and technical and commercial viability. जिस तरह से राष्ट्रपति ओबामा ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की, उसी से इस शिखर वार्ता की अहमियत का अंदाजा हो गया। नमस्ते, मेरा प्यार
Bara Namaskar. सिविल न्यूक्लियर डील पर सील लगाने का संकेत तो दोनों नेताओं ने दे ही दिया, लेकिन उसकी साफ साफ पुष्टि थोड़ी ही देर बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने साफ कहा कि डील इज डन, यानी परमाणु समझौते पर करार हो गया है, गतिरोध खत्म हो चुका है। Broken the logjam of the past few years. Let me underline, we have reached an understanding. The deal is done. दरअसल परमाणु समझौते पर बातचीत अटकी थी हादसे के बाद की सूरत को लेकर। भारत चाहता था कि हादसे की सूरत में अमेरिकी न्यूक्लियर कंपनियां जवाबदेह ठहराई जाएं। इसके लिए भारत ने जवाबदेही कानून भी बना दिया था, लेकिन अमेरिका को इस पर ऐतराज था। अब रास्ता ये खोजा गया है कि हादसे की सूरत में 4 बीमा कंपनियां 750 करोड़ का इंश्योरेंस देंगी और बाकी बोझ भारत सरकार उठाएगी। Indian side presented our position concerning the compatibility of the Civil Liability for Nuclear Damage Act and the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, which we have signed. There is a general bilateral understanding that our law is compatible with the CSC. यानी इस सबसे बड़ी मुलाकात में बस अगवानी, गले मिलना और गर्मजोशी ही नहीं, दोनों नेता वाकई रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सालों से अटकी सिविल न्यूक्लियर डील के गतिरोध को खत्म करना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात और उस नई दोस्ती ने कई बंद दरवाजों को खोल दिया। 6.5 बरस के इंतजार के बाद नाभिकीय करार का रास्ता खुल गया है और उसके साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का रोड मैप भी साफ हो गया है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। तो अभी तक जो कुछ हुआ है उसको मिलाकर जो पिक्चर सामने आ रही है ओवरऑल, उसको देखकर लगता है कि बहुत ठीक दिशा में दोनों मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपको कराता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सलमान सोज मेरे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान सोज, पहला रिएक्शन आपका अब तक इस 10 घंटे में जो कुछ मिला, जो तमाम गर्मजोशी दिखी, शेक हैंड्स हुए, हग्स हुई, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? हम सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ अभी तक केवल फोटो ऑप ज्यादा हुए हैं? नहीं, पहली बात यह है कि हम तो प्रेसिडेंट ओबामा का खैर मकदम करते हैं। जो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती वाजपेयी जी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम में खास तौर से जो शुरुआत हुई, जब प्रेसिडेंट बुश थे तब, उसके बाद जब प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बीच जो न्यूक्लियर डील की बात हुई या उससे पहले डिफेंस पैक्ट हुआ, ये सब तो एक कंटिन्यूएशन है। मेरे ख्याल में हमें इससे खुश रहना चाहिए। फोटो ऑप वगैरह तो मैं इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहता, वो तो अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि कौन किस तरह से किसी चीज को चलाए। लेकिन हमारा जो ये है, कांग्रेस पार्टी का जो मेन चीज ये है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हमें चलना है, और क्योंकि इसमें पार्टी का ज्यादा नहीं होता, इसमें नेशनल इंटरेस्ट का देखना है। जो अभी मुझे जो लगता है कि जो सबसे बड़ा जो हम अभी तक सुन रहे हैं वो न्यूक्लियर डील की बात जो है उस पे हम कुछ सुन रहे हैं, लेकिन डिटेल्स क्या है अभी वो पता नहीं, क्योंकि जो लायबिलिटी इशू है वो किस तरह से टैकल किया गया, क्योंकि उसमें वो बहुत पेचीदा मसला है। उसमें बीजेपी ने खुद उसमें बहुत ऑपोजिशन की थी, अरुण जेटली ने की थी, सुषमा स्वराज ने की थी। हम देखना चाहते हैं कि इस बार गवर्नमेंट ने उसमें क्या डाइल्यूशन किया है और क्या वो इस मुल्क के लिए ठीक है। बाकी जो इश्यूज है, आपने कहा डिफेंस पैक्ट जो 10 साल का था उसको रिन्यू करना, वो तो हो गया, वो तो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई नई बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज पे कोई डील अभी नहीं हो सकती, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेचीदा इश्यूज हैं मेरे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से उनका रिएक्शन भी हम लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीरें भी आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलती रहेंगी। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं। कुछ देर पहले वहां पर राष्ट्रपति ओबामा पहुंचे राजकीय भोज के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ एप्रीहेंशंस अभी भी मन में रखने चाहिए जब सुजाता सिंह बाकायदा विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुकी हैं कि डील इज डन? सलमान सोज के एप्रीहेंशंस जायज है? देखिए, जब एक बार विदेश सचिव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डील इज डन, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी जटिल मुद्दे थे उनके ऊपर कोई ना कोई एक आम सहमति बन गई है।
ये बात सलमान सोज साहब की ठीक है कि अभी जो पूरी टेक्निकल डिटेल्स बाहर आएंगे तब ये समझ में आएगा, मगर जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, जैसे कि न्यूक्लियर लाइबिलिटी, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी के ऊपर एक बड़ा मतभेद था। आपको याद हो जब ये लाइबिलिटी क्लॉज आया था फुकुशिमा रिएक्टर होने के बाद और भोपाल गैस ट्रेजेडी का जजमेंट आने के बाद एक वातावरण बना था। प्रारंभिक अवस्था में 500 करोड़ रुपए का रखा गया था लाइबिलिटी क्लॉज। यह सच है कि हमने विपक्ष में रहते हुए उसका विरोध किया था और भाजपा के दबाव में वह 1500 करोड़ तक गया था। मगर अमेरिका को प्रॉब्लम क्या थी कि उसका सोल गारंटर कौन बनेगा, क्योंकि फ्रेंच और रशियन कंपनीज तो ओन्ड बाई गवर्नमेंट थी, तो सोल गारंटर बहुत आसानी से वहां की सरकार बन सकती थी, मगर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए 1500 करोड़ रुपए का गारंटर बनना कुछ डिफिकल्टी थी जी। तो इस परिस्थिति में उन्होंने कुछ रास्ता निकाला है कि 4 कंपनियां मिलकर 750 करोड़ रुपए का जो लायबिलिटी बियर करेंगी और शेष भारत सरकार बियर करेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आम जनता को जितनी लायबिलिटी किसी संभावित दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में होने की संभावना है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है जी। इसके अतिरिक्त जो अन्य डिटेल्स आता हूं आपके पास, एक मिनट में आता हूं डॉक्टर साहब। स्मिता प्रकाश मेरे साथ। स्मिता, क्या आपको लगता है कि ये जो पर्सनल केमिस्ट्री, आज वहां पर इसका सवाल भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि, और बाकायदा बराक कह के संबोधित किया राष्ट्रपति ओबामा को, तो ये क्या 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 सिंबलाइज करने की कोशिश है कि हम लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, लंगोटिया यार जैसी बात है? हाँ, खैर अब 3-4 बारी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री, 4 बारी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा। एक केमिस्ट्री बन गई। लोग पहले सोचते थे कि ये नहीं बन सकती, क्योंकि ओबामा जो है उनकी केमिस्ट्री मनमोहन सिंह के साथ बहुत बनती थी। दोनों जो हैं दे आर वेल एजुकेटेड पीपल, प्रोफेशनल्स हैं, इकोनॉमिस्ट, लॉयर, तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन रही थी। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है लास्ट 2 इयर्स में जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है वो स्लाइड कर गई, तो एक डिस्टेंस हो गया। और बराक ओबामा जो है ही फेल्ट लेट डाउन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने सोचा था कि जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है वो 21st सेंचुरी के लिए एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप हो जाएगी, लेकिन ही फेल्ट लेट डाउन कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कुड नॉट पुश थ्रू दिस। उसके बाद जब मिस्टर मोदी आए तो उनके साथ जो अमेरिकन मीडिया में एक नेगेटिव इमेज जो पहले बना हुआ था, वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था उसका बराक ओबामा पर। लेकिन जब वो मिले प्रधानमंत्री के साथ तो वो 3-4 मीटिंग्स में एक रैपो बन गए। और जो अब हम देख रहे हैं जो पर्सनल केमिस्ट्री है, ये शायद ही किसी और हेड्स ऑफ स्टेट के साथ हमने देखा है प्रधानमंत्री का ऐसे वार्मथ कि वो फर्स्ट नेम बेसिस पे आ गए हैं। बिल्कुल। सलमान सोज, जवाब देना चाहेंगे जो बात स्मिता कह रही है कि आखिरी 2 साल में मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के तरीकों को लेकर जी संतुष्ट नहीं थे अमेरिकी राष्ट्रपति? नहीं, देखिए ना, पहली बात यह है कि जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, उनको पहले ये देखना है कि हिंदुस्तान के लिए ठीक है, बाद में वो अमेरिका के प्राइम प्रेसिडेंट को खुश रखें, वो बहुत जरूरी बात है। ये जो आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, मुझे इससे याद पड़ता है जॉर्ज बुश जब मिले थे प्रेसिडेंट पुतिन से पहले, जब जॉर्ज बुश उनसे मिले तो उन्होंने कहा आई लुक्ड इनटू हिज आईज एंड आई सॉ दिस मैन सोल, यानी कि बहुत हमारी केमिस्ट्री है। उसके बाद आपको पता है खुद कि अभी रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप कहां पर है। मैं अमेरिका में 18 साल रहा, मैं आपको इतना कह सकता हूं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका केमिस्ट्री को बाद में देखता है, पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। जब उनका नेशनल इंटरेस्ट उसका काम चले तब वो रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप पर्सनल केमिस्ट्री पे नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमको कॉशियस रहना चाहिए, तो हमको इसमें ज्यादा ये लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं कि जो इंश्योरेंस पूल की बात की, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत पुराना आइडिया है और इस आइडिया के खिलाफ भी बीजेपी ने काफी बातें की हैं। और ये शायद इनको याद ना हो, 2014 में भी 2013 में भी बीजेपी इन चीजों के खिलाफ थी, क्योंकि वो कहते थे स्ट्रिंजेंट तरीके से न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ को फॉलो करना चाहिए। आप अगर डाइल्यूशन है, ये तो बीजेपी का एक और यू टर्न होगा। आपको ये भी बता दूं मैं कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन सबसे ज्यादा खिलाफ बीजेपी थी, और ये बीजेपी का एक और यू टर्न है। अब ये यू टर्न सरकार तो है ही है, तो इसमें मुझे कोई नई बात नहीं, लोगों को पता है कि गवर्नमेंट चलती कैसे है। देखिए, वैसे तो ये यद्यपि ये बहुत उपयुक्त अवसर नहीं है इस विषय को उठाने का, फिर भी जब सलमान साहब ने उठाया है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहती थी। यह भी सच है कि न्यूक्लियर डील की अवधारणा
एनडीए सरकार के समय में उठी थी। मगर यह भी सच है कि जुलाई 2005 में न्यूक्लियर डील को लेकर सबसे पहला प्रश्न अटल जी ने उठाया था। और मैं सलमान साहब से पूछना चाहता हूं, जब हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे तो संसद की प्रोसीडिंग उपलब्ध हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भाजपा, जो कि मुख्य विपक्षी दल था, कंसर्न करना तो दूर, संसद में हमारे उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, उनका मेंशन तक नहीं किया था, यानी उनका संदर्भ तक नहीं लिया था। सिर्फ वामपंथी दलों के द्वारा उठाई गई शंकाओं का उन्होंने उत्तर सदन के पटल पर दिया था। शायद उस समय चूंकि वामपंथी दलों से बहुत अच्छा संबंध चल रहा था, उन्हें ऐसा लगा हो कि उनके साथ मिलकर बेड़ा पार हो जाएगा। मगर जैसा कि वामपंथी दलों की फितरत है कि अमेरिका से जुड़े किसी भी मुद्दे के ऊपर वो लास्ट में पट्टी खा जाते हैं, और 2008 में वो वही हुआ। स्मिता प्रकाश जी ने जो बोला उसमें भी थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी पुश नहीं कर सके। मैं कहूंगा मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति टिप्पणी प्रधानमंत्री पर न करते हुए फिर भी उनकी जो कार्यक्षमता थी उसके ठीक विपरीत यदि केवल एक मौका उनके 10 साल के कार्यकाल में आया जब उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगाकर कोई कड़ा निर्णय लिया, तो वो जुलाई 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को पास कराने में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए या काम तो मनमोहन सिंह जी ने बहुत किया, अब कुल मिलाकर यूपीए सरकार की अंदरूनी संरचना, मल्टीपल पावर सेंटर्स या उनकी नीतियों की कोई समस्या रही होगी, जिसकी वजह से पिछले 2-3 वर्षों में स्मिता जवाब देना जो संबंध थे वो उत्तरोत्तर गिरावट की तरफ आए। इसी बात पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जब कहा था कि आपकी सरकार गिर सकती है इस 123 डील की वजह से। उन्होंने कहा सो बी इट, मतलब वो अपनी सरकार को दाव पर लगाने के लिए तैयार थे कि क्योंकि इट वाज हिज बिलीफ कि इंडिया के लिए, भारत के लिए आगे बढ़ने के लिए, एक रीजनल सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका के साथ जुड़ना जरूरी है। इसलिए वो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी लाना चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर मेरी सरकार गिरे तो सही, और इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी की मदद ली और उन्होंने एक पॉलिटिकल एक कू जैसे किया, और उसकी वजह से ही कुड पुश थ्रू विद द डील एंड ही सर्वाइव्ड। लेकिन यही तो बात है कि वो उनके पास उस टाइम नंबर नहीं थे, फिर भी वो आगे बढ़ पड़े। और सेकंड यूपीए 2 में जब उनके पास नंबर थे, जब सब कुछ सही जा रहा था उनके लिए, तब नहीं कर सके वो। इसीलिए सलमान सोज साहब सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस क्यों इतना ज्यादा, क्या कांग्रेस की उद्देश्य था कि चुनाव किसी तरीके से जीत लिया जाए, अमेरिका को नाराज ना किया जाए, हिंदुस्तान की पब्लिक को नाराज ना किया जाए अमेरिका को खुश करने के चक्कर में? सलमान सोज नहीं, देखिए, पहली बार 2008 में जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने हिम्मत दिखाई, और उसी वक्त आपको शायद ये भी पता हो कि बीजेपी तब भी अपोज कर रही थी इसी डील को। तो आज तो मुझे खुशी है कि बीजेपी कांग्रेस के नक्शो कदम पर चल रही है। ये चाहते थे भारत कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मेरे ख्याल में बीजेपी अब कांग्रेस युक्त हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितनी ऑपोजिशन बीजेपी ने ऐसे मुद्दों पर, एक हिसाब से ये तो हमको पॉलिसी पैरालिसिस करते थे, लेकिन इन्होंने अगर नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखा होता तो काफी सारी लेजिस्लेशन जो रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशन थी, एंड के 2 सालों में बीजेपी और कांग्रेस मिलके इस मुल्क के लिए कर सकते थे। अब वही लेजिस्लेशन अब पार्लियामेंट में आ रही हैं। हमने कितना टाइम वेस्ट किया, बीजेपी ने कितना टाइम वेस्ट किया इस मुल्क के लिए, अब ये कहते हैं हम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये तो एक पॉलिटिक्स की बात हुई ना, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को रखना चाहिए कभी ख्याल। मुझे पूरा यकीन है कि हम इनका हर जगह, जैसे अगर इंश्योरेंस की बिल आए, ऐसी हम न्यूक्लियर डील की बात हो, हम इनका सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको भी ख्याल रखना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पॉलिटिक्स को थोड़ा कम किया करें। मैं बीच में रोक रहा हूं सुधांशु जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। औपचारिक तौर पर पद्म पुरस्कारों का घोषणा हो चुकी है। आपकी पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण दिया गया है सुधांशु जी। अमिताभ बच्चन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। प्रकाश सिंह बादल जी को दिया गया है, दिलीप कुमार साहब को दिया गया है। ये सब लोग पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। सुधांशु जी, दोनों बात का रिएक्शन दे दीजिए, आडवाणी जी को पद्म विभूषण भी और सलमान सोज की बातों का भी। देखिए, पहले मैं सलमान सोज साहब की बात के ऊपर ये कहूंगा कि जहां तक नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात है, तो न्यूक्लियर डील में जो एक ट्रैकिंग क्लॉज था, यानी अमेरिका जो मटेरियल देगा वो कहां कहां यूज हो रहा है और किस किस जगह यूज हुआ है, उसकी ही मॉनिटरिंग नहीं करेगा। उस मटेरियल का जो रेजिडुअल, यानी यूज किया हुआ बचा हुआ जो पदार्थ होगा, वो भी कहां गया और किस रूप में प्रयोग हुआ, इसको भी वह जांच कर सकेगा। हम कहीं ना कहीं उस पर अमेरिका के साथ
थोड़ा पीछे उसको करने में सफल हुए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, नेशनल इंटरेस्ट में मैं एक बात कहूंगा, 1998 में हमारी सरकार ने आने के साथ 60 दिन के अंदर परमाणु विस्फोट करके दिखाया था, अमेरिका और विश्व की तमाम शक्तियों के विरुद्ध जाकर। मगर जब हम 2004 में हटे तो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का सबसे स्वर्णिम दौर था। यह होती है कूटनीति की आपने अपने राष्ट्रीय हितों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की और उसके साथ साथ कूटनीति के क्षितिज पर बहुत मधुर संबंध बनाने में भी सफलता हासिल की। अब आप रिएक्शन दे दीजिए। वाजपेयी जी को भारत रत्न, अडवाणी जी को पद्म विभूषण। रूप से अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट और अद्वितीय स्थान है। यदि मैं यह कहूं कि भारत की राजनीति जो यूनिपोलर थी, एक ध्रुवी थी, उसको 90 के दशक में द्विध्रुवी करने में यदि किसी एक व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान है तो वह श्री लालकृष्ण आडवाणी हैं। अतः इस प्रकार का सम्मान के वो सहज और स्वाभाविक हकदार हैं। इसमें जो भी सरकार ने किया है वो आडवाणी जी की विराट शख्सियत के साथ एक न्याय किया है। चलिए, शुक्रिया आप तीनों। प्रकाश सिंह बादल जी, जी मैं माफी चाहता हूं, जितना बड़ा काम किया है, आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले राजनेताओं में प्रकाश सिंह बादल जी हैं। तो जन आंदोलन के साथ जुड़े रहने में प्रकाश सिंह बादल जी का भी बहुत अभूतपूर्व योगदान। सलमान सोज, एक लास्ट कमेंट आपको ले रहा हूं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 10 सेकेंड सलमान। नहीं, मैं सिर्फ मैं ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशंस आडवाणी जी को, लेकिन और बाकी लोगों को, लेकिन जो सुधांशु जी कह रहे थे इस पे बहुत ये छोटा सा पॉइंट ये है कि ये कह रहे थे कि भाई ट्रैक कर सकते हैं आप न्यूक्लियर वेस्ट को, वो जो अमेरिका कह रहा था उस पर हमने उनको थोड़ा पुश बैक किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो भी इस इश्यू से वाबस्ता है, जो जानते हैं इस इश्यू को, ये तो एक नेगोशिएटिंग डील थी, वो नेगोशिएशन टैक्टिक था अमेरिका का, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो इनको वैसे भी ट्रैक करती है, तो अमेरिका को थर्ड पार्टी ट्रैकिंग मिल रही थी पहले से ही। ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक था अमेरिका का, कोई डील ब्रेकर नहीं था। चलिए, शुक्रिया, माफी चाहता हूं स्मिता आपके पास नहीं आ पाया इस ब्रेकिंग न्यूज की वजह से। सलमान सोज, सुधांशु त्रिवेदी, स्मिता प्रकाश, आप तीनों का शुक्रिया। बराक ओबामा और मोदी की वॉक द टॉक पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी। इसे कैसे देखते हैं कार्टूनिस्ट नीलाभ बनर्जी, अब आपको दिखाते हैं। जो ड्रैगन दिख रहा था वो चाइना था। चाइना दरअसल नजर रख रहा है कि क्या कुछ चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच इस वॉक द टॉक के जरिए। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल गणतंत्र दिवस की परेड की कमेंट्री के लिए हमने खास इंतजाम किए हैं। कल हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स होंगे जो सालों से अपनी आवाज की कमेंट्री करते आ रहे हैं इस परेड को लेकर। मशहूर कमेंटेटर प्रदीप शर्मा क्या कहते हैं वो इसको लेकर, आइए सुनते हैं। दोस्तों, लौट रही है मेरी आवाज। इस बार IBN 7 पर मैं प्रदीप शर्मा बनूंगा 66वें गणतंत्र दिवस का साक्षी। मेरी आवाज के साथ आप देखिए देश की ताकत की अनगिनत तस्वीरें। कल सुबह 9 बजे से सिर्फ IBN 7 पर मेरी आवाज में गणतंत्र दिवस की लाइव कमेंट्री।